सो हाय गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे वेब 3.0 के बारे में। बहुत ही हॉट टॉपिक है। आजकल मार्केट में बस दो ही वर्ड सुनने को आते हैं, एक वेब 3.0 और दूसरा मेटावर्स। सो आज बात करते हैं वेब 3.0 के बारे में। तो वेब 3.0 क्या है? वेब 3.0 मतलब वेब का थर्ड वर्जन। तो थर्ड वर्जन को समझने के लिए पहले हमको फर्स्ट और सेकंड वर्जन को समझना पड़ेगा, फिर बात करेंगे थर्ड वर्जन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वेब का जो फर्स्ट वर्जन था, जिसको वेब 1.0 भी बोलते हैं, वो क्या है। तो अराउंड 1990s में क्या हुआ, इंटरनेट ने अपनी पॉपुलैरिटी गेन करना स्टार्ट किया। तो कंपनीज को क्या लगा कि अपनी प्रोफाइल इंटरनेट पे बनाते हैं, जिससे कि वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा जा सके अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। उस टाइम पे सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट्स बनती थी। स्टैटिक एज इन, सपोज करो कोई कंपनी है तो उसने अपनी एक वेबसाइट बनाई, मान लो उस पर होम पेज है, अपने प्रोडक्ट्स की कुछ लिस्ट डाल दी, एक अबाउट अस सेक्शन डाल दिया, एक कॉन्टैक्ट अस सेक्शन डाल दिया। मतलब एक तरह से डेटा स्टैटिक है, उसमें यूजर की कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो जो भी डेटा कंपनी ने या वेबसाइट बनाने वाले ने डाल दिया, सबको वही सेम डेटा दिखेगा। अगर आप वेबसाइट विजिट करोगे तो आपको भी सेम दिखता है, मैं जाता हूं तो मेरे को भी सेम दिखता है। तो मतलब कोई डायनामिक बिहेवियर नहीं है, ओनली स्टैटिक वेबसाइट है। तो यह था वेब का फर्स्ट वर्जन। अब वेब का सेकंड वर्जन क्या था? अराउंड 2004 कंपनीज को लगा कि अगर हम अपनी वेबसाइट्स को डायनामिक बना दें और यूजर इंटरेक्शन कर दें तो यूजर्स को थोड़ा मजा आएगा वेबसाइट चलाने में, तो हमारा बिजनेस और एक्सपेंड कर सकता है। तो फिर क्या हुआ, कंपनीज जो है डायनामिक वेबसाइट बनाने लगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जब फेसबुक आई तो फेसबुक ने तो भाई पूरा गेम ही बदल दिया था। क्या हुआ, अब देखो फेसबुक क्या करती है। फेसबुक ने अपना एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक वेबसाइट बना दी, लेकिन फेसबुक खुद अपना कंटेंट नहीं बनाता। कंटेंट कौन बनाता है? हमारे जैसे लोग, कंटेंट क्रिएटर्स। उसको कंज्यूम कौन करता है? कंज्यूम भी हम ही करते हैं। तो मतलब हम ही लोग कंटेंट बना रहे हैं और हम ही लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। फेसबुक खुद अपना कोई कंटेंट नहीं बना रहा। तो एक तरह से रीड एंड राइट दोनों काम हो रहे हैं। हम कंटेंट राइट भी कर रहे हैं और उसको हम रीड भी कर रहे हैं। अब ये जो सारा डेटा कंटेंट है, ये वैसे तो हम बना रहे हैं, लेकिन हम उसको ओन नहीं करते। ऑन का मतलब वो डेटा कहाँ पे रिसाइड कर रहा है? फेसबुक के सर्वर्स पे। तो मतलब अगर फेसबुक चाहे तो कभी भी उस डेटा को टेक डाउन कर सकता है। हमारे पास उसका कोई ऐसा मच कंट्रोल नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब डेटा हम बना रहे हैं, कंटेंट हम बना रहे हैं, उसको कंज्यूम भी हम ही कर रहे हैं, लेकिन उसको ऑन कौन कर रहा है? ऑन कर रहा है फेसबुक। अब ये जो ज्यादातर जितनी वेबसाइट्स आई, फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, यूट्यूब ले लो, ये सारी चीज क्या है? फ्री है। तो क्या ये लोग चैरिटी कर रहे हैं हमारे साथ? नहीं। ये लोग देखो कैसे कमाते हैं। ये हमसे कुछ हमारा डेटा लेते हैं, उस डेटा को यूज करके हमारा कंटेंट मॉडिफाई करते हैं। जैसे सपोज करो यूट्यूब है, यूट्यूब का अगर आप होम पेज पे जाओगे तो हो सकता है कि आपको अलग वीडियोस की लिस्ट दिखे और मुझे अलग दिखे, एंड मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। आपका होम पेज अलग होगा, मेरा होम पेज अलग होगा। वो अलग कैसे हुआ? उन्होंने हमारा से कुछ डेटा लिया, उस डेटा को एनालाइज किया, उस पर वर्क किया, उसका बिहेवियर पता किया कि हमको कि मुझे कौन सी वीडियोस पसंद आती है तो मुझे उस तरह की वीडियोस दिखाई, आपको किस तरह की वीडियो पसंद आती है तो आपको उस तरह की दिखाई। तो एक तरह से डायनेमिक बिहेवियर आ गया वेबसाइट में। तो ये तब तक तो ठीक था कि चलो हमारा डेटा ले रहे हैं, उसको एनालाइज करके हमको एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो हमको भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन बाद में क्या होने लगा, कंपनीज के दिमाग में ये आया कि क्यों ना इस डेटा को हम बेच के पैसा कमा लेते हैं। तो आजकल डेटा ब्रीच के केसेस आ ही रहे होंगे। कभी आता है कि फेसबुक में 500 मिलियन यूजर्स का डेटा ब्रीच हो गया, कभी यूट्यूब का आता है, ट्विटर पे तो आजकल हर महीने ही किसी ना किसी का अकाउंट हैक होते लगता है। आजकल तो मास हैकिंग हो रही है अकाउंट्स की ट्विटर पे। तो अब ये वेब 2.0 काम कैसे करता है? एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है जहां पे हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। जैसे ट्विटर की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं इस बार ट्विटर का। तो ट्विटर का खुद का एक सर्वर है, जितना भी डेटा है वो सारा ट्विटर के सर्वर पे स्टोर करेगा। हमको अगर कोई भी डेटा इंटरेक्शन करनी है, चाहे रीड करना है या राइट करना है, तो वो ट्विटर के सर्वर के जरिए ही जाएगा। तो एक तरह से क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर हो गया। कुछ भी हमको डेटा कम्युनिकेट करना है, कुछ भी इंटरेक्शन करनी है, तो हमको वो सर्वर के थ्रू ही करनी पड़ेगी, जो सेंट्रलाइज सर्वर है ट्विटर का। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी वेब 2.0 में? सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही आ रही थी कि प्राइवेसी नहीं है। जो भी हमारा डेटा उसको ऑन कौन कर रहा है? कोई कंपनी, जैसे अमेजन हो गई, फेसबुक हो गई, यूट्यूब या ट्विटर। हमारा डेटा हम ऑन नहीं कर रहे, सारा कंट्रोल किसके पास है? कंपनी के पास, जिसके सर्वर पे हमारा डेटा स्टोर्ड हो रहा है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर ही है, तो अगर इफ सर्वर गोज डाउन देन एवरीथिंग गोज डाउन। जैसे हमारे 3 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, तीनों किसके कंट्रोल में है? फेसबुक के। तो अगर फेसबुक का सर्वर डाउन हो जाएगा
तो हमारे जो तीनों मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है तीनों एक साथ डाउन हो जाएंगे। तो एक तरह से रिलायबिलिटी नहीं आ रही, अगर सर्वर गोज डाउन देन एवरीथिंग विल गो डाउन। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, कंपनीज जैसा भी चाहे हमारे डेटा को यूज कर सकती है, हमारे पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है, चाहे वो हमारे डेटा को एनालाइज करे, चाहे उसको बेचे, या अगर गवर्नमेंट को हमारा कोई वीडियो पसंद नहीं आती तो कंपनीज को जाके बोलती है कि इस वीडियो को टेक डाउन कर दो यूट्यूब पे, तो कंपनीज हमारा वो वीडियो टेक डाउन कर देती है। तो हमारे पास हमारे डेटा का ही कंट्रोल नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी वेब 2.0 में। सो उसके उनको ओवरकम करने के लिए किसी ने सोचा कि चलो एक डिसेंट्रलाइज सर्वर बनाते हैं वेब 3.0। तो अब बात करते हैं मेन वेब 3.0 के बारे में। तो जैसे वेब 2.0 किस बेसिस पे था, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे एक सेंट्रलाइज सर्वर हुआ करता था। वेब 3.0 में क्या चेंज आ रहा है, इसमें चेंज ये आ रहा है कि कोई भी सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होगा, पूरा एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। तो चेंज क्या आया कि कोई भी एक सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होगा, पूरा नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग होगी। मतलब जितने भी नोड्स हैं नेटवर्क में सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ कुछ डेटा हर जगह पड़ा होगा। जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ, अभी मान लो मैंने कोई वेबसाइट बनाई, मेरी वेबसाइट में 10 पेजेस हैं, तो अब मैं सपोज करो उसको AWS के प्लेटफॉर्म पे होस्ट करता हूँ। सो सारे के सारे 10 पेजेस मेरे कहाँ हैं, AWS के सर्वर पे, और जितना भी मैं डेटा बना रहा हूँ वो भी AWS के सर्वर पे ही है। तो अगर किसी को मेरी वेबसाइट को हैक करना है तो वो क्या करेगा, जिस सर्वर पे मेरा डेटा स्टोर्ड है, अगर वो सर्वर हैक हो जाता है तो एक तरह से मेरी वेबसाइट भी हैक हो गई। तो अब डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि मान लो कुछ नोड्स हैं नेटवर्क में, तो मेरा एक पेज किसी A नोड पे पड़ा है, दूसरा पेज किसी B नोड पे पड़ा है, ऐसे मेरा पूरी वेबसाइट इज स्प्रेड अक्रॉस ऑल द नेटवर्क। तो अगर किसी को मेरी वेबसाइट हैक करनी है तो उसको पूरा का पूरा नेटवर्क हैक करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है कि चलो ये बात तो समझ आती है कि आपने एक दो सर्वर हैक कर लिए, लेकिन पूरा का पूरा नेटवर्क हैक करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो एक तरह से सेफ्टी बढ़ गई, अब कोई मेरी वेबसाइट हैक नहीं कर पाएगा। किसी को मेरी वेबसाइट हैक करनी है तो उसको पूरा का पूरा नेटवर्क हैक करना पड़ेगा। तो एक तरह से सर्वरलेस होस्टिंग हो गई, हमारा डेटा किसी एक सेंट्रलाइज सर्वर पे नहीं है, बट इट इज स्प्रेड अक्रॉस ऑल ओवर द नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्किंग की बात करी, उसका एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे किसी को याद हो तो कुछ टाइम पहले हम टोरेंट यूज करा करते थे, यू टोरेंट या बिट टोरेंट। क्यों यूज करते थे, फ्री में मूवीज डाउनलोड करने के लिए। तो यू टोरेंट में क्या होता था, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग होती थी, किसी सेंट्रलाइज सर्वर पे पूरा डेटा स्टोर नहीं था। हमारे जैसे ही कुछ लोग हैं जिनके पास मान लो हाई कंप्यूटिंग पावर के सीपीयूज हैं, तो वहां पे उनका डेटा स्टोर्ड है। मान लो कुछ डेटा किसी एक यूजर के कंप्यूटर पे स्टोर्ड है, बाकी का कुछ डेटा किसी दूसरे यूजर के कंप्यूटर पे स्टोर्ड है। तो ऐसे पूरा का पूरा डेटा ऐसे पूरे नेटवर्क पे फैला हुआ है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्किंग का एग्जांपल था यू टोरेंट। एग्जांपल बिटकॉइन भी ले सकते हैं। जैसे जो लोग क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग करते हैं, तो माइन करने के लिए उनको थोड़े से हाई पावर के कंप्यूटर्स लगते हैं। तो बिटकॉइन जो है किसी एक सेंट्रलाइज सर्वर पे होस्टेड नहीं है, फैला हुआ है अक्रॉस ऑल द नेटवर्क्स। जितने भी क्रिप्टो करेंसी माइनर्स हैं उन सबके कंप्यूटर्स पे थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन रखा हुआ है। मतलब एक सेंट्रल जगह नहीं है, पूरी सर्वरलेस होस्टिंग है एक तरह से। अब क्या ये वेब 3.0 बिल्कुल नया नया है, क्या इसकी अभी बात हो रही है? नहीं, एक्चुअली में वेब 3.0 काफी टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे अभी हम सर्चिंग के लिए गूगल क्रोम यूज कर सकते हैं, तो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में गूगल क्रोम का ऑल्टरनेटिव क्या है, एक ब्रेव ब्राउजर है। ऐसे ही स्ट्रीमिंग की बात करते हैं, स्ट्रीमिंग के लिए अभी हम क्या यूज करते हैं, या तो ट्विच या यूट्यूब लाइव। तो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, लाइव पीयर। इनफैक्ट मैं इस वीडियो बनाने के लिए ही सर्च कर रहा था कि वेब 3.0 क्या है, क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो मुझे पता चला कि ये जो लाइव पीयर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है एक्चुअली 2017 में ही लॉन्च हो गया था। तो आप देखो 5 साल पहले ही ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गया था और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ऐसा नहीं है कि वेब 3.0 की अभी बात चल रही है और फ्यूचर में आएगा। इनफैक्ट वेब 3.0 में काफी एप्स पहले से बन चुकी है, इट्स जस्ट दैट इट इज गेनिंग पॉपुलैरिटी नाउ। तो काफी प्लेटफॉर्म्स पहले से बन चुके हैं और अब बन भी रहे हैं, बस बात यह है कि पॉपुलैरिटी अब स्टार्ट हुई है। जैसे बात करें व्हाट्सएप बन तो 2008 में गया था, लेकिन इंडिया में कब पॉपुलर हुआ, 2015 में। तो ऐसा नहीं है कि वेब 3.0 अब बनना शुरू होगा, काफी काम हो चुका है वेब 3.0 पे, अब बस वो पॉपुलर होना है। अब देखना है कि यूजर्स उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। एक फायदा और क्या है वेब 3.0 का, जैसे अभी हम गूगल क्रोम यूज करते हैं, मान लो कितनी भी सर्चिंग कर ले तो ना तो हम कोई पैसा देते हैं ना हमको कुछ मिलता है।
ब्रेव ब्राउजर में क्या होगा, अगर आप जितनी सर्चिंग करोगे तो आपको उस हिसाब से कुछ टोकन्स मिलेंगे। टोकन क्या मतलब, एनएफटी का नाम सुना होगा, नॉन फंजिबल टोकन्स। सो कंपनी जो है अपना खुद का टोकन भी बना सकती है, या फिर जो पहले से बने हुए हैं जैसे इथेरम, तो आपको उस फॉर्म में भी दे सकती है। अब इन टोकन्स की मॉनेटरी वैल्यू कैसे होगी, सिर्फ प्योर डिमांड एंड सप्लाई है भाई। अगर उस टोकन की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, तो आप उसको बेच के पैसा भी कमा सकते हो। अगर मार्केट में उस चीज की डिमांड ही नहीं है तो उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी। जैसे बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं, जब जब बिटकॉइन की मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ता है, जब मार्केट में उसकी डिमांड नहीं होती तो प्राइस गिरता है। तो ये प्योर डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होगी उसकी प्राइसिंग। तो टोकन्स तो आपको मिलेंगे, अब आप उसको कैश में कन्वर्ट कर पाओगे या नहीं वो डिपेंड करेगा प्योर मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे। अब लास्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वेब 3.0 इन इंडिया। इंडिया में इसका क्या फ्यूचर है, तो यार ये मेजर 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला तो हमारा खुद का पीपल्स पर्सपेक्टिव, दूसरा गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो एक बार पहले पीपल्स पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार थोड़ा सा ना लॉजिकली सोचो, जैसे मान लो हमारा कोई फेवरेट क्रिएटर है, कोई मान लो गेमिंग की स्ट्रीम देखता है, उसका स्काउट फेवरेट है, तो अगर स्काउट सोच लेता है कि अब मुझे यूट्यूब पे स्ट्रीम नहीं करना, अब मैं स्ट्रीम कहाँ करूंगा, लाइव पीयर पे, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी काफी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस भी स्विच कर जाएगी यूट्यूब से लाइव पीयर पे। तो अगर ऐसा हो कि हमारे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो सब स्विच करने लग जाएं यूट्यूब से या किसी भी और सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे, तो बेसिकली वेब 2.0 के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से अगर स्विच करने लग जाएं वेब 3.0 के प्लेटफॉर्म से हमारे कंटेंट क्रिएटर्स, तो उनके पीछे पीछे उनकी ऑडियंस भी चली जाएगी। तो ये चीज यहीं पे डिपेंड करेगी कि कंटेंट क्रिएटर्स क्या सोचते हैं। अगर वो स्विच करेंगे तो उनके पीछे उनकी ऑडियंस भी स्विच करेगी। एक और फैक्टर इसमें यह भी आ जाएगा कि यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। जैसे कुछ टाइम पहले तक हम फेसबुक को यूज करते थे चैटिंग करने के लिए, लेकिन उसके बाद इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम का यूजर इंटरफेस ही इतना अच्छा था कि हम फेसबुक को भूल गए। अब फेसबुक कोई नहीं चलाता, सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो 2 चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो जो प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं उनका यूजर इंटरफेस कैसा है, दूसरा हमारे कंटेंट क्रिएटर्स स्विच करना चाहते हैं या नहीं। अब दूसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो यार ये बहुत बड़ा मेजर रीजन रहेगा कि मतलब फ्यूचर क्या होगा। जैसे अभी आप देखो कि अभी आप यूट्यूब पे क्या होता है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको कैश मिलता है, मतलब उसी वो अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह डालते हैं, तो जितना भी उनका मनी जो अर्न करते हैं वो उनके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन वेब 3.0 में क्या होगा, अब आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, आपसे कोई प्रोफाइल नहीं बनवाएंगे, ना आपकी बैंक डिटेल्स मांगेंगे, आपका एक डिजिटल अवतार होगा और आपका जो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है वो लिंक्ड होगा। सो आपको जो कुछ भी मिलेगा वो आपके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में मिलेगा। सो अभी देखो तो आप रिसेंट बजट में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी पे 30% का टैक्स लगा दिया, तो आपको जितना भी गेन होगा तो उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा, जो कि काफी हैवी टैक्स है। तो इसलिए मेरा मानना है कि कंटेंट क्रिएटर्स स्विच अभी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि भाई एक तो इतनी मेहनत करके कंटेंट बनाओ, कुछ कमाओ। पहली बात तो क्रिप्टो करेंसी वैसे ही इतनी फ्लक्चुएटिंग है, आज 10% अप कल 10% डाउन, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात 30% टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कंटेंट क्रिएटर स्विच नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही ऐसी आ रही है। 30% टैक्स लगा चुके ऑलरेडी, 28% जीएसटी लगाने का सोच रहे हो, वो भी आने वाले 2-3 महीने में पता चलेगा। ये भी नहीं कह सकते, क्या पता बैन ही कर दे क्रिप्टो करेंसीज को, कुछ भी नहीं कह सकते भाई अभी तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं और जो अभी गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि ज्यादा कुछ दम वाली बात नहीं है, क्योंकि टैक्स इतना लगा रहे हैं यार, और हो सकता है कि बैन भी कर दे। तो जब कंटेंट क्रिएटर्स ही नहीं जाएंगे तो ऑडियंस तो फिर क्यों ही जाएगी। जब कंटेंट ही नहीं बनेगा तो उसको कंज्यूम कौन करेगा। तो इन अ नटसेल 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा फ्यूचर ऑफ वेब 3.0 इन इंडिया। पहला तो हमारा खुद का पर्सपेक्टिव कि कंटेंट क्रिएटर्स जाते हैं या नहीं, दूसरा गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि वेब 3.0 का क्या फ्यूचर है इंडिया में। आपको क्या लगता है, अपने व्यूज बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो इस वीडियो में हमने बात करी थी वेब 3.0 के बारे में। अगर आप ऐसी ही एक सिमिलर वीडियो चाहते हो मेटावर्स के ऊपर, तो वो भी कमेंट करके बता देना। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।